अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, ठीक है। फाइनल्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा फिज़िक्स 101 का लेक्चर है जी, जो कि है 33, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है कि दो वेव्स का आपस में मिल जाना और एक सिंगल वेव में कन्वर्ट हो जाना या फिर ख़त्म हो जाना, उसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। जबकि डिफ्रैक्शन क्या होता है जी, कि वेव का किसी मीडियम से टकरा के फैल जाना, उसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनको। टू वेव्स, ठीक है, ऑफ एनी काइंड, कोई भी वेव हो सकती हैं, ऐड अप टुगेदर, ऐड होती हैं, इसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। इफ़ दे स्टार्ट टुगेदर, अगर वो साथ में मतलब स्टार्ट करें, आर इन फेज विद ईच अदर, उनका फेज सेम हो, दे आर नेट एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ता है, इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। दरअसल हमारे पास इंटरफेरेंस की ना दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव, एक होती है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव। पहले हम ज़रा इनकी ना एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, फिर हम बात में जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर। देखो बच्चों, कि अब देखो ये दोनों वेव्स हैं, ठीक है, एक ये वेव है, एक ये वेव है हमारे पास। अभी दोनों ये हमारे पास स्टार्ट हो रही हैं और ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये भी ऊपर की तरफ जा रही है सेम, ये भी नीचे सेम आ रही है, ठीक है। दोनों की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है, सही है। दोनों एक ही वक्त में स्टार्ट हो रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो इनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जाती है ना, देखो ये इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके फाइनल तक का फासला एम्पलीट्यूड है, और इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला भी एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब इनकी वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो दोनों वेव क्या हो जाएगी, इनका जो ऐड होंगी तो इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो इतना था ना, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ठीक है। दोनों वेव जब आपस में ऐड अप हुई तो इनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। इससे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कब होता है, जब हमारे पास वे क्या हो, इन फेज हो, क्या हो, इन फेज हो विद ईच अदर। याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब हमारे पास इन फेज हो दो वेव्स। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव की। तो डिस्ट्रक्टिव देखो, एक हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऊपर की तरफ, लेकिन दूसरी हमारे पास सेम नीचे जा रही है, ठीक है। अब इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास आउट ऑफ फेज है विद ईच अदर, ठीक है। इनके फेज डिफरेंस है, तो इनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। बट इफ़ दे स्टार्ट एट डिफरेंट टाइम्स, अगर वो डिफरेंट टाइम स्टार्ट हो, ठीक है, आर आउट ऑफ फेज विद ईच अदर, देन द नेट एम्पलीट्यूड इज डिस्क्रीज, तो क्या होगा, कम होगा। दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इनके हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं थोड़ी सी ना। यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। देखो, कहता है कि बोथ वेव हैव सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है एंड एम्पलीट्यूड, सो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, यहाँ पर वेव लेंथ आएगा, एम्पलीट्यूड इज डबल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर एम्पलीट्यूड नहीं आएगा, यहाँ पे वेव लेंथ आएगा, जो भी कर लीजिएगा आप, सही है। अगर देखो कोहेरेंस क्या होता है, कोहेरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आता है अक्सर इसका। ये पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास। हमें कंस्ट्रक्टिव का डिस्ट्रक्टिव का पूरा इलम हो चुका है। कोहेरेंस मीन डैट बोथ वेव शुड हैव अ फिक्स्ड फेस, ठीक है। क्या होगा कि फिक्स्ड फेस होगा रिलेटिव टू ईच अदर। अब कोहेरेंस क्या होते हैं जी, कहते हैं कि दोनों फेव्स का अगर सिंपल हमारे पास एक ही फेक्स हो तो वो कोहेरेंस कहलाती है। यानी कि कंस्ट्रक्टिव की बात इसमें मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव से मुतबादल ही बात हो रही है। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, लेज़र। अब अगर आप देखो ना, दो चीज़ें देखो, ठीक है। जैसे कि एक लेज़र होती है, आपने अक्सर देखी होगी लेज़र लाइट रेड कलर की। जब वो निकलती है तो उसकी डायरेक्शन सिर्फ एक होती है, यानी कि उसके अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज होता है और फेज़ एक होता है वेव्स का। अगर सेकंड एग्जांपल देखो तो जो बल्ब होता है आपके घर का, वो लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में फैला रहा होता है, तो क्या वो कोहेरेंस होगा, नहीं, वो कोहेरेंस को अप्लाई नहीं कर रहा होता, ठीक है। कोहेरेंट के फिनोमेना पे अमल नहीं कर रहा होता। तो वो वेव्स जो जिनका फेज़ फिक्स्ड हो वो कोहेरेंट को अमल करती हैं। उसकी मेन एग्जांपल लेज़र है हमारे पास, ठीक है। इसका हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, हमारे कुछ नेक्स्ट लेक्चर में होगा ये। आगे हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड नेक्स्ट दो पॉइंट है हमारे पास। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस कोहेरेंट लाइट फ्रॉम टू सेपरेट सोर्सेज। कहते हैं अगर अगर हमारे पास दो सेपरेट सोर्सेज हैं, एक ये, तो इनसे ना जो कोहेरेंट होता है वो प्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होता है। आगे मैंने रिजल्ट लिखा हुआ है, मैंने वो एक्सपेरिमेंट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, टाइम नहीं है मेरे पास इतना, कि पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिंग लाइट, अगर जो पैटर्न होता है, ठीक है, इसका रिजल्ट का, वो या तो लाइट में आता है या फिर डार्क फ्रिंजेस में आता है। ये दो याद रखिएगा कि जो उस क्या कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट था, उसका जो रिजल्ट था वो एक लाइट में आता है जी, और एक हमारे पास डार्क फ्रिंजेस में आता है।
आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि इफ़ देर इज़ अ ब्राइट फिंगर, अगर हमारे पास ब्राइट फिंगर आ रही हो तो वो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। ये एमसीक्यूज आता है कि इफ़ देर इज़ अ ब्राइट फ्रिंजर देन क्या कहता है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहाँ पे हो रहा होता है। अगर हमारे पास क्या कहते हैं कि वर एवर देर इज़ अ डार्क फ्रिंजर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैज़ अकर, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो कि डार्क आ जाए तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वो एग्जांपल होती है, ठीक है। दो इनको पॉइंट लाजमी रीड अप कीजिएगा। एक्सपेरिमेंट काफ़ी लेंथी है, आई मीन कि समझ नहीं आने वाला, इसलिए मैंने उसको स्किप करके जस्ट मेन पॉइंट बता दिए हैं। अच्छा, आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मतलब कि काफ़ी बार आ चुका है और ये कॉन्सेप्चुअल है कि व्हेन अ वेव इज़ रिफ्लेक्टेड एट द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडियम, ठीक है। जब दो मीडियम से वेव रिफ्लेक्ट करती है द फेस विल नॉट चेंज, फेस चेंज नहीं होगा इफ़ अगर इट गोज फ्रॉम अ मीडियम विद अ लार्ज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टू स्मॉलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगर एक वेव लार्ज जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा थिक है, अगर वो थिन में जा रही है, या फिर सिंपल वर्ड में कहो कि जो लार्ज इंटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता है मीडियम, अगर उससे वेव स्मॉलर में जा रही है तो हमारा जो फेज़ है वो चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब वेव लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाती है, या फिर कहोगे थिक से थिन में जाती है, सिंपल वर्डिंग में, ठीक है। तो हमारा फेज़ चेंज नहीं होगा, फेज़ विल नॉट चेंज, ठीक है। क्लियर? अब आगे देखो कि however when a wave goes from a smaller टू लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन अगर इसके उल्ट है कि अगर हम हमारी जो वेव है वो स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रही है तो हमारा फेस चेंज होगा। क्लियर? यहाँ पे एम सी क्यूज लाजमी इसको प्रिपेयर कीजिएगा, ये आ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन कितना होगा, ठीक है, वो हाफ ऑफ वेवलेंथ होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कितना होगा जी, वो हमारे पास हाफ होगा वेवलेंथ की, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, एक बार रीड करता हूँ कि व्हेन अ वेव गोज फ्रॉम अ स्मॉलर टू लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देयर विल बी फेज चेंज होगा ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, हाफ ऑफ वेवलेंथ का होगा। तो आगे बढ़ते हैं। दिस फिनोमिना एक्सप्लेन बाय मैक्सवेल इक्वेशन। ये फिनोमिना किसको किससे लिया गया था? मैक्सवेल इक्वेशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं, पीछे पढ़ के आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लेकिन हम इसको कंप्लीट नहीं पढ़े क्योंकि ये बहुत ही कम मतलब कि मुश्किल है। व्हेन लाइट फॉल्स अपॉन अ थिन फिल्म ऑफ सोप वाटर ऑयल। अब आपने देखा होगा कि जब आपके ना क्या कहते हैं कि कहीं भी पेट्रोल गिरा हो या ऑयल गिरा हो, वहाँ अगर आप पानी गिरा दें, बारिश का पानी आ जाए, तो वो जो ऑयल होता है या कह लो कि वाटर होता है सोपी, वो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब ये वो बता रहा है कि इट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टू सर्फेस। ये दो क्या कहते हैं कि लाइट हमारे पास ना दो सर्फेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक होता है हमारे पास वन टॉप सर्फेस, एक होता है हमारे पास डाउन सर्फेस। अब टॉप सर्फेस में क्या होता है कि फेस चेंज हो रहा होता है, क्या होता है जी, फेस चेंज हो रहा होता है, और लोअर सर्फेस में फेस चेंज नहीं होता। ये याद रखिएगा कि टॉप सर्फेस में फेस चेंज होता है और लोअर में नहीं होता, इसलिए हमें सिर्फ ऊपर ऊपर उसकी लेयर क्या कहते हैं कि डिफरेंट कलर्स में नज़र आ रही होती है, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं होता। अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो तो ये इसी तरह होता है कि सिर्फ हमें एक कह लो कि टब है, टब के ऊपर ऑयल डालते हो, अगर आप नीचे से देखते हो या नीचे जाते हो तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर ऊपर से विजिट करते हो उस टब को जिसके ऊपर ऑयल गिरा होता है तो आपको ऑयल की डिफरेंट लेयर्स नज़र आती हैं। तो आगे आगे चलते हैं बच्चे। द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, यहाँ पे दो कंडीशन है, ठीक है, कि अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो ना, तो हमारे पास 2 एम लेमडा होता है। 2 ये हमारे पास एक कुछ कंडीशंस हैं। ये अभी कंडीशन कहाँ से आएंगे? लॉन्ग डेरिवेशन है, ठीक है, उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके कोर्स में सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे, तो वो क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते या फिर न्यूमेरिकल्स आते तो हम उसको करते, लेकिन सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं तो हम सिर्फ इसकी क्या कहते हैं कि इक्वेशन पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो तो हमारे पास ये होता है जी 2 लेमडा, और एम की वैल्यू कहाँ कितनी होती है? 0 1 2 3, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो तो उसकी कंडीशन ये होती है हमारे पास 2 एम+1/2 लेमडा। इसको माइंड में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है और इंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है। आगे हम मूव करते हैं जी नीचे और। अच्छा, तो इंटरफेरेंस इज़ द रीज़न थिन फिल्म्स क्रिएट कलर, ठीक है। देखो, इंटरफेरेंस इज़ द रीज़न, इंटरफेरेंस वजह बनती है कि थिन फिल्म्स क्रिएट कलर, कि जो ऊपर वाली थिन लेयर होती है वो कलर क्रिएट करे। अ ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन वाटर सेपरेट आउट अंटिल इट इज़ जस्ट अ फ्यू माइक्रोन्स थिक, ठीक है, रिजल्टिंग इन एरियाज ऑफ वेरिंग थिकनेस
थिक पार्ट ऑफ थिन फिल्म अपीयर ब्लू। अब देखो कहते हैं जो थिक पार्ट होता है, थिक मीन की जो ऊपर लेयर होती है, वो पार्ट ऑफ थिन फिल्म अपीयर ब्लू। ब्लू वो क्या करती है कि ब्लू रंग को अपीयर करती है बिकॉज लॉन्ग वेवलेंथ रेड लाइट अंडरगो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये लास्ट में रखेगा कि थिक थिक जो पार्ट होता है उसमें जो क्या कहते हैं कि ब्लू हमारे पास शो हो रही होती है, लेकिन रेड क्यों नहीं होती? क्योंकि रेड की वेवलेंथ लॉन्ग होती है और वहाँ पर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रद्द-ए-अमल कर रही होती है। कौन? रेड लाइट। क्लियर? इसको दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। द पार्ट ऑफ थिन फिल्म अपीयर ब्लू। ठीक है, क्या कह रहा है कि वो ब्लू को अपीयर कर रहा होता है बिकॉज लॉन्ग वेवलेंथ रेड लाइट अंडरगो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि वहाँ पर जो लॉन्ग रेड लाइट होती है वो काफ़ी लॉन्ग वेवलेंथ की होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रेड लाइट की सबसे लॉन्ग वेवलेंथ होती है और ब्लू लाइट की सबसे कम होती है, या वायलेट कह लो। आगे देखो, थिनर पार्ट अपीयर, ये तो हमारे पास थिक पार्ट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जी अपनी थिनर पार्ट की, यानी कि जो लोअर पार्ट होता है हमारे पास। थिनर पार्ट अपीयर रेड, जो हमारा थिनर पार्ट होता है वो अपीयर रेड करता है, और जो थिकर पार्ट होता है यानी कि अप पार्ट होता है उसको वो हमारे पास क्या करता है? ब्लू अपीयर करता है। ये लाजमी याद रखिएगा कि अपर पार्ट को हम लोग थिक पार्ट कहते हैं और डाउन पार्ट को हम थिन पार्ट कहते हैं। ठीक है, थिन पार्ट क्या करता है कि रेड को अपीयर करता है, थिक पार्ट ब्लू को अपीयर करता है। अब ये ब्लू को अपीयर क्यों नहीं करता? क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ शॉर्ट होती है और वहाँ पर वो क्या कहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का काम कर रही होती है। क्लियर? इस इन चीज़ों को माइंड में लाजमी रखिएगा। कुछ कॉन्सेप्चुअल भी है और ये कुछ चीज़ें क्या कहते हैं कि मैंने बुक से हैंड आउट से नहीं भी ली, खुद से लिखी हुई हैं ताकि आपको समझ आए। अब हम मूव करते हैं अपना डिफ्रैक्शन के ऊपर। अब डिफ्रैक्शन होती क्या है आपको मैं सिंपल वर्डिंग में समझाता हूँ। देखो, आप एक रात रात के वक्त आपके रूम में लाइट नहीं आ रही होती, ठीक है, लेकिन जब सुबह होती है तो सन रोशनी आपके रूम तक आ रही होती है। अब रोशनी क्यों आती है? मतलब कि आपके रूम में तो सनलाइट नहीं आ रही, लेकिन आपके रूम में रोशनी है, आप देख सकते हो, जबकि रात को ऐसा नहीं होता। ठीक है, रात को सनलाइट नहीं होती। अब दिन को सनलाइट होती हैं लेकिन वो बाहर होती हैं, मतलब कि डायरेक्ट सनलाइट आपके अंदर नहीं, आपके रूम के अंदर नहीं पहुँच रही। उसके अलावा रूम छोड़ो, एक बेसमेंट है, ठीक है, दिन के वक्त उस बेसमेंट के अंदर भी लाइट होती है सन की, ना मतलब कि थोड़ी बहुत कह लो, और चल रहा होता है कि सुबह हो चुकी है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बेसमेंट का डोर होता है वो कहीं ना कहीं तो उसको सनलाइट प्रोवाइड हो रही होती है, और इसी तरह डिफ्रैक्शन होकर सनलाइट किसी भी शार्प एज से आपके रूम तक पहुंच रही होती है, यानी कि कहीं ना कहीं से वो क्या कहते हैं डिफ्रैक्ट होके आपके रूम तक पहुँच, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि आपके घर में पाँचवा छठवां कमरा है तो उसके अंदर भी लाइट आपको पहुंच रही होती है। वो किस फिनोमेना के जरिए आ रही होती है? डिफ्रैक्शन के ज़रिए। बिला बिलफर्स के आपके घर में उस कमरे के अंदर सनलाइट नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी लाइट होती है। ठीक है, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन अक्कर व्हेन लाइट पासिस थ्रू वेरी स्मॉल अपरेटस और शार्प एजेस। ठीक है, जब जब बिना लाइट कहते हैं कि क्या कहते हैं कि स्मॉल अपरेटस से इनकी बहुत छोटी बात कर रहा है। आई मीन कि आपकी दीवार है ना, तो दीवार के जो ऊपर कोने होते हैं, ठीक है, उनको शार्प एज कहते हैं, उनसे टकरा के लाइट डिफ्रैक्ट होती है। डिफ्रैक्शन लिमिट्स हाउ वेल टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप कैन सी ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट वेव आर द एजेस ऑफ देयर लेंस इंटरफेरेंस विद ईच अदर। बहुत मज़े की बात की, कहते हैं डिफ्रेक्शन लिमिट होती है कि वो बताती है जी टेलीस्कोप को माइक्रोस्कोप को किस तरह उन्होंने ऑब्जेक्ट्स को देखना है। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? डिफ्रैक्शन की लिमिट्स को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? उसके अलावा लार्ज लेंस हेल्प अस द क्या कहते हैं कि फाइनर डिटेल्स बिकॉज दे रिड्यूस द ब्लरिंग। अब वही बात करें, अगर हम लार्ज बड़े लेंस इस्तेमाल करेंगे तो हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, हम जो ब्लर चीज़ें हम उनको भी देख सकते हैं इंटरफेरेंस के ज़रिए। इंटरफेरेंस की ही टाइप्स कह लो कि डिफ्रैक्शन आती है, इंटरफेरेंस के अंदर ही इसकी कहानी होती है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, कुछ मुश्किल भी है, आगे भी लेक्चर काफ़ी कह लो कि इंटरेस्टिंग आने वाले हैं इनको हम, क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ पे यूज़ होते हैं। ये वो लेक्चर हैं जिनको हम कह लो कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और इस्तेमाल करते हैं, और ये पुरानी फिज़िक्स से नहीं है, ये न्यू फिज़िक्स से हैं। ठीक है, अब पुरानी फिज़िक्स कौन सी है? न्यूटन की फ़िज़िक्स। न्यू फिज़िक्स कौन सी है? आइंस्टाइन की फ़िज़िक्स। तो ये आइंस्टाइन की थ्योरी से आगे गए ना, मतलब कि आ जाता है जी। सही है, तो इनको पढ़ने में इंटरेस्ट लेके आओ। अगर आप इनको समझेंगे, ठीक है, इनको पढ़ने में आपको ये ज़रा मुश्किल है, लेकिन इनको पढ़ने में मज़ा आता है। अब हम डेली की ना कोई मतलब क्लास पे बात किया करेंगे,
तो आज तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह कल आपको एक टिप दिया करूँगा लास्ट के ऊपर, ताकि आपको लेक्चर देखने के बाद उस टिप का कोई ना कोई फ़ायदा भी हो, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी मुश्किल लगी हो तो आप कमेंट करें, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिन्होंने फ़िज़िक्स रखी हुई है, ताकि उन तक भी मेरी वीडियो पहुँचे और वो भी इनसे इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।